साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी कोर्स वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच बात करने वाले हैं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के विद्यार्थी होंगे। आप पीटीसी एग्जाम 2026-27 की तैयारी कर रहे होंगे तो पीएच द्वितीय सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी होंगे। मेजर के अंदर के सब्जेक्ट होगी आपकी राजनीति विज्ञान। तो आपको स्वागत है हमारे कोर्स वीडियो में। राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट का यूनिट 3 एंड 4 के इंपोर्टेंट नोट्स हम करने वाले हैं। आसान भाषा में, हिंदी भाषा में हम नोट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका लर्निंग विद तेजल पर स्वागत है। बिल्कुल हम डिटेल से आपके पीछे नोट्स करेंगे। ठीक है, तो आप सभी के पीछे तेजल नोट्स पेज है, उसमें भी आपको ज्वाइन हो जाना है। उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको मैसेज करना है 78 75639949 या आपके बीच में नंबर वो मैंने करता हूँ 78 49 84 51 52 पर मैसेज करना है। बाद में आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में हमने यूनिट 1 और 2 का डिस्कस कर लिया है। आज हम करने वाले हैं आपके बीच में यूनिट 3 एंड 4 के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। इसमें हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, शक्ति, सत्ता, विविधता, आदर्शवाद, उदारवाद, अराजकता के बारे में बात करेंगे। और आपका नीचे की ओर देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस दिया गया है कि संसदीय बनाम अध्यक्षता, इनके बारे में हम बात करने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके बीच में। सबसे पहले अब बात करते हैं आपके पीछे राजनीतिक सिद्धांत की मूल अवधारणाएं। आपकी टॉपिक 3 का है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की मूल अवधारणाएं। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत की मूल अवधारणाएं स्पष्ट करके विस्तार से समझाइए। तो आपको सिंपली इस प्रकार समझने का प्रयास करना है। तृतीय इकाई के सिद्धांत के उन मूल सिद्धांतों पर केंद्रित है जो व्यक्ति समाज के बीच संबंधों को नैतिक, वैदिक, दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं। इस इकाई के अंतर्गत समानता, न्याय, अधिकार, शक्ति, सत्ता, वैधता जैसी संकल्पनाओं के साथ साथ उन प्रमुख दार्शनिक विचारधाराओं का विश्लेषण किया जाता है जिन्होंने आधुनिक विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को आकार दिया, यानी कि राजनीति विज्ञान को जिन्होंने आकार प्रदान किया है। तो उन सभी का अध्ययन तृतीय इकाई के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया जाता है। तो उसके बारे में सबसे पहले आपका टॉपिक है स्वतंत्रता एवं समानता। आपका सबसे पहला टॉपिक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता एवं समानता का द्वंद्वत्व क्या है, इसके बीच में प्रमुख रूप से अंतर स्पष्ट कीजिए। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रखना है, आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले बात करें तो स्वतंत्रता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लाइबर्ट से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। ठीक है, तो बंधनों का अभाव किसका अर्थ होता है, तो आपका लाइबर्ट से हुई है। ठीक है, राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। दो मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी है, आप सभी को पता होगा कि दो मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी आ जाती है। एक तो आपकी सकारात्मक श्रेणी आ जाती है, एक आपकी आती है नहीं, एक तो नकारात्मक आती है, सकारात्मक आपकी आती है। ठीक है, तो नकारात्मक के बारे में बात करें तो इसके समर्थक आपके थॉमस हॉब्स थे, जॉन लॉक थे, J.S. मिल ये मानते। ठीक है, ये आपका सिलेबस से सेमेस्टर 4 में जब आप अगली बार आएंगे तब आपके सिलेबस में दो जॉन थॉमस होब्स और आपके जॉन लॉक R.J. एम्स के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर आपको इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाया जाएगा। ठीक है, और ये मानती है कि राज्य का राज्य या समाज द्वारा व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। J.S. मिल ने अपने कृति में मानवीय कार्यों को स्व संबंधी कार्यों में विभाजित कर न्यूनतम अष्टाध्यायी स्पेस की वकालत की है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना प्रयास करना है कि नकारात्मक सिद्धांत में कौन से समर्थक थे, क्या कार्य इन्होंने बनूर से किया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं आपके बीच में कि T.S. ग्रीन, हेराल्ड लोस्की, अमर्त्य सेन जैसे विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं है। ठीक है, ये बल्कि ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की उपस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, ये आपके इनका मानना था। अब आगे बात करते हैं समानता के बारे में। ठीक है, समानता भी आपके टॉपिक में दिया गया है, तो समानता वाला भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समानता का अर्थ है समाज में किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति और सभी व्यक्तियों को विकास समान अवसर होना चाहिए। समानता को औपचारिक, विधिक और राजनीतिक तथा वास्तविक सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध को लेकर राजनीतिक विचारकों में गहरा मतभेद और लॉर्ड एक्टन और एलेक्स टी टोकविले जैसे विचारकों का मानना
है कि समानता की लालसा ने स्वतंत्रता की उम्मीद को नष्ट कर दिया, क्योंकि पूर्ण समानता स्थापित करने के लिए इस राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगानी होगी। इसके अतिरिक्त इसके विपरीत समाजवादियों और आधुनिक उदारवादियों जैसे जॉन लॉस्की, आर्टिस्ट टोनी का मत है कि आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता एक खोखला शब्द है। ठीक है, ये आपका समानता का बारे में मैंने पढ़ा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है समानता वाला, तो इसको आपको इस प्रकार लिख कर आने का प्रयास करना जिससे कि आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर देने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं न्याय और अधिकार की सैद्धांतिकता मीमांसा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके विषय न्याय क्या है। तो न्याय के बारे में बात करते हैं जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना है, इसको ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जोड़ना होता है। ठीक है, जोड़ना या व्यवस्थित करना होता है। जिस प्राचीन काल में प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक गुण माना जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुकूल कार्य करना चाहिए, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को अपने कार्य के बेहतरी कार्य करना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए कि जिससे कि उसको समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए अपने अंडर में रहकर कार्य करना चाहिए और शुद्धात्मक न्याय में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसको एक तो आपको वितरणात्मक और आपका शुद्धात्मक न्याय में आपके अरस्तु ने विभाजित किया था। आधुनिक राजनीति दर्शन में जॉन रोल्स ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है के माध्यम से न्याय के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। रोल्स ने अज्ञानता के आवरण की दार्शनिक प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए यह तर्क दिया कि एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्राथमिक वस्तुओं का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि समाज के सबसे वंचित वर्ग को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अंतर का सिद्धांत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपकी अधिकार। सामाजिक जीवन के वे अनिवार्य मांगे या परिस्थितियाँ जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता संरक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकारों के प्रमुख सिद्धांतों में निम्नलिखित दृष्टिकोण शामिल है। इसमें प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत आता है आपका, एक आपका आता है विधिक अधिकारों का सिद्धांत आता है, एक आपका ऐतिहासिक सिद्धांत आता है, एक आपका कल्याणकारी सिद्धांत आता है। अब आगे डिटेल से बात करते हैं आपके बीच में ऐतिहासिक सिद्धांत और आपके जो विधिक अधिकारों का सिद्धांत है, कल्याणकारी सिद्धांत है, इन सभी के बारे में आपको एक बार रीड जरूर करना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके बीच में शक्ति, सत्ता और वैधता का त्रिकोण। ठीक है, तब शक्ति, सत्ता और वैधता का त्रिकोण आपका बीच में है। तो शक्ति, सत्ता और वैधता के अंतर संबंधों को समझने बिना आधुनिक राजनीति व्यवस्थाओं को विभाग को नहीं समझा जा सकता। समाजशास्त्री दृष्टिकोण को सामाजिक स्त्रीकरण और व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं के माध्यम से शक्ति का वितरण और उसका स्थानांतरण होता है। इसे सबसे पहले बात करने वाले हैं कि शक्ति क्या होती है। ठीक है, शक्ति के बारे में क्या होती है और आपकी सत्ता क्या होती है, उनके बारे में बात करना है। सबसे पहले बात करने वाले शक्ति। तो रॉबर्ट टाल के अनुसार ए की शक्ति उस सीमा तक है जिस सीमा तक वह बी से वह कार्य करा सकता है जो बी अन्यथा नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, शक्ति वाला आपके बीच में हो गया। ठीक है, तो इसमें बल का प्रयोग भी बल और प्रयोग का प्रभाव मिश्रण होता है। मार्क्सवादी सिद्धांत शक्ति को आर्थिक प्रभुत्व के कारण उपकरण में देखता है जहाँ बुर्जुआ वर्ग सवारा वर्ग पर नियंत्रण बनाए रखता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सत्ता के बारे में। सत्ता क्या होती है आपके इसमें? जब शक्ति को विधिक, नैतिक और स्वीकृति प्राप्त होती है तो वह सत्ता का रूप ले लेती है। मैक्स वेबर ने 3 विशद रूप का वर्गीकरण किया। इसमें आपकी आती है तो पारंपरिक सत्ता, एक आपकी आती है क्रिस्मस सत्ता आती है, एक आपकी तर्क संगत कानूनी सत्ता आती है। ठीक है, आपके तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको रीड जरूर करना है। वैधता क्या होती है? तो वैधता यह वह विश्वास है जिसके कारण नागरिक किसी राजनीतिक व्यवस्था या देशों को स्वीकृता से स्वीकार करते हैं। वैधता के अभाव में कोई भी सत्ता लंबे समय तक केवल बल प्रयोग पर ही टिकी नहीं रहती है। प्रमुख राजनीतिक विचारक में ऐसी राजनीतिक प्रणालियों में आपके बीच में 6 प्रमुख विचारधाराओं का वैचारिक निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है और आपके बीच में तेज नोट्स पेज लॉन्च किया गया है तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 88 75 63 99 49 पे मैसेज करना है, वहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ से हम तुलनात्मक बात करने वाले हैं। ठीक है, इनके बाद तुलनात्मक थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आपके इतने आदर्शवाद है, एक आपका उदारवाद है, एक आपका अराजकतावाद है, एक समाजवाद है। तो इसके समर्थक आपके प्लेटो, कांट, हेगल, टी एच ग्रीन है। इसके आपके जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे एस है। इसके विलियम गॉडविन, मिकाइल बोगोनिन, पीटर क्रोपटिन है। इसके कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओपमेन, साइमन है।
इसमें केंद्रीय राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक और ईश्वर का पृथ्वी पर अवतार माना जाता है। व्यक्ति का हित राज्य के हित में ही है विलीन होता है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, सीमित शासन, कानून के शासन और निजी संपत्ति का समर्थन है। ठीक है। राज्य को एक आवश्यक बुराई शास्त्रीय रूप में या कल्याणकारी साधन आधुनिक रूप में माना गया है। ठीक है। आगे आपके बीच में बात करते हैं कि राज्य को एक अनावश्यक और हिंसक संस्था मान के उसे पूर्णतः समाप्त करने की वकालत होती है। ठीक है। इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों में समावेशित्व का स्थापना होती है। मार्क्सवादी समाजवाद इसमें होता है। एक आपका होता है राष्ट्रवाद, होता है। एक आपका होता है भूमंडलीकरण। ठीक है। राष्ट्रवाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके आपको जो है इसको भी याद रखिएगा, लेकिन आपके लिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि एक निश्चित जनसमूह के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक एकता की गहरी भावना जो एक संप्रभु राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, राजनीतिक स्तर पर राज्यों की सीमाओं का प्रांगण ये राष्ट्र राज्यों की पारंपरिक संप्रभुता की चुनौती देता है। अब यूनिट 4 के नोट्स आपके बीच में आ चुके हैं। ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, तो यूनिट 4 के सिलेबस में आपको यहाँ पर रीड करना है। ठीक है। तो चतुर्थी सिलेबस की इकाई में व्यवहारिक और संस्थागत क्रियान्वयन का विश्लेषण करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न शासन प्रणाली और सरकार के अंगों की कार्यपालन, लोकतंत्र की अवधारणा और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का सांगोपांगन विवेचन शामिल है। ठीक है। विवेचन इसमें शामिल है। संसदीय बनाम अध्यक्षता क्या है, तो आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका और व्यवस्थिक पालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक आती है आपकी संसदीय प्रणाली, तो इस प्रणाली में शक्तियों के संलयन का सिद्धांत पाया जाता है। कार्य प्रणाली अनिवार्य रूप से व्यवस्थात्विका का हिस्सा होती है और अपने हिस्से निचले सदन के बहुमत के विश्वास पर निर्भर करती है। यहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है। ये एक नाममात्र, जैसे भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के सम्राट, और दूसरे वास्तविक प्रमुख या प्रणाली उत्तरदायित्व का स्थिरता का पर प्राथमिकता देती है। ठीक है। अधिष्ठात्मक प्रणाली। ठीक है। अधिष्ठात्मक प्रणाली की बात करते हैं आपके बीच में। अधिष्ठात्मक प्रणाली, तो ये प्रणाली आपके मोंटेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण का संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के में पूरी तरह स्वतंत्र होती है और उसका कार्यकाल निश्चित होता है। यहाँ एकल कार्यपालिका होती है जहाँ राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। ठीक है। और इसमें तुलनात्मक थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके बीच में। ज़्यादा कुछ डिस्कस हम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें तुलनात्मक थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके बीच में। तो ज़्यादा बड़ी क्लास आपकी नहीं हो पाई है। कार्यपालिका का स्वरूप, तो इसमें सबसे पहले संसदीय प्रणाली आती है, इसके बाद आती है आपकी अधिष्ठात्मक प्रणाली। ठीक, तो कार्यपालिका की संसदीय प्रणाली कैसी है, तो दोहरी नागरिक कार्यपालिका और वास्तविक प्रमुख अलग अलग होता है। इसमें आपका एकल नागरिक एकल कार्यपालिका होती है और राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। ठीक है। इसमें संसदीय की दोहरी भूमिका है। मैंने बात की, उस मंत्री अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। ऐसे मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते, शक्तियों का पृथक्करण होता है। ठीक है। उत्तरदायित्व की बात की, जो कार्यपालिका निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। आगे बात करते हैं कार्यपालिका स्थिरता, तो अनिश्चित कार्यकाल अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार में से पहले गिर सकती है। इसमें निश्चित कार्यकाल महाभियोग के अतिरिक्त समय से पूर्व उठाना अत्यंत कठिन है। ठीक है। इसमें महाभियोग लगाना ही पड़ता है। नीतिगत निरंतरता क्या होती है, तो इसमें बहुदलीय गठबंधन कर सकते हैं या सत्ता पर परिवर्तन के कारण नीतियों में अस्थिरता संभव है। ठीक है। आगे बात करते हैं आपके इसमें राष्ट्रपति के निश्चित कार्यकाल के कारण दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण और सुचारू रूप से संचालन हो सकता है। ठीक है। प्रमुख उदाहरण के अंतर्गत भारत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा इसके उदाहरण है। इसके आपके है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आपके उदाहरण है। अब आपका एक और भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सिलेबस है कि संघीय बनाम एकात्मक शासन प्रणाली, तो शक्तियों के भौगोलिक विभाजन और केंद्रीय संबंधों के आधार पर संविधान द्वारा स्थापित राष्ट्रों को दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है। एक आपकी होती है एकात्मक प्रणाली होती है, एक आपकी होती है संघीय प्रणाली होती है। तो इन दोनों के बारे में बात करने वाले, सबसे पहले बात करने वाले एकात्मक प्रणाली के बारे में। इस प्रणाली में संविधान द्वारा समस्त राजनीतिक व प्रशासनिक शक्तियाँ एक केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है। प्रांतीय या
स्थानीय सरकारें स्वायत्त नहीं होती है बल्कि अपनी शक्तियों केंद्र से प्राप्त करती है और केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करती है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान इसके उत्कृष्ट उदाहरण है और एकल नागरिकता लचीला संविधान पाया जाता है। इस प्रणाली में संविधान द्वारा शामिल शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र है और आपका सर्वोच्च और कठोर संविधान का होना अनिवार्य है ताकि कोई भी सरकार एक तरफा शक्तियों में परिवर्तन न कर सके। इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, शक्ति सरकार के अंग और शक्ति पृथक्करण। ठीक है, इसमें आपकी 3 कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आती है, विधायिका आती है आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट तो नहीं करना है आपको, सिर्फ क्लास में कंटिन्यू रहना है। ठीक है, सरकार की अंग शक्ति पृथक्करण। ठीक है, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार ये शक्तियों को 3 स्वायत्त अंगों में विभाजित किया जाता है। तो इसके बारे में पिछली बार क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो आया था 20 नंबर वाला। ठीक है, एक तो आया था 20 नंबर वाला, तो क्वेश्चन आए थे इसके 10-10 नंबर वाले, तो लगभग 40 नंबर का मटेरियल यहाँ से पूछ लिया था। ठीक है, यानी कि आप मान के चलेंगे लगभग, थोड़ा सा वेट करें, 40 नंबर यानी यहाँ पर 20 बनेंगे, तो 40 नंबर का मटेरियल पिछली बार इतने छोटे से सिलेबस से पूछ लिया था, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, इसको हल्के में लेना आपकी बहुत कमजोरी रहेगी। तो व्यवस्थापिका आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, एग्जाम के पास में इसके थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, वहाँ पर भी थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्राथमिक कार्य जन इच्छाओं को कानून का रूप देना। यह बजट पर नियंत्रण करती है और जन सरकारों का मुद्दों पर बहस का मंच प्रदान करती है। व्यवस्थापिका एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकती है, यानी कि इसका प्राथमिक कार्य है कि जन इच्छाओं को कानून का रूप देना। तो जन इच्छा होती है उनको कानून का रूप देना। ये जो आपका राज्य का बजट होता है उस पर नियंत्रण करती है और जनसभा के मुद्दों पर बहस करती है, बहस करने के लिए मंच प्रदान करती है। व्यवस्थापिका एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकती है। ठीक है, कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं, आपके बीच में कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका क्या होती है, क्या होती है कार्यपालिका? आपके डाउट होगा कि कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, कार्यपालिका क्या होती है, तो ये आपके डाउट होगा कि कार्यपालिका होती क्या है। ठीक है, एक आपकी होती है न्यायपालिका क्या होती है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों को लागू करना। तो आपकी व्यवस्थापिका लागू करती है, कानून बनाती है, उसको लागू करता है। देश का प्रशासनिक संचालन करना, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है जो अस्थायी मंत्रियों होती है, एक आपकी स्थायी कार्यपालिका होती है जो प्रशासनिक अधिकारियों और नौकरशाही जो नीतियों का निर्माण करती है उनके लिए होती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका हर एक सिद्धांत, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना, संविधान का संघर्ष करना और नागरिकों मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी नागरिक अपनी न्यायपालिका के माध्यम से अपने अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की मांग करती है। मौलिक अधिकार कितनी होती है, तो आप सभी कहेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार कितने, 5 या 6। ठीक है, आपका होता है मौलिक अधिकार होते हैं तो समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और आपका होता है एक धार्मिक अधिकार, एक आपका होता है संवैधानिक उपचार अधिकार। ये 5 आपके अधिकार होते हैं, पहले 6 होते थे आपके। ठीक है, तो एक को आपकी संपत्ति का अधिकार को उठा दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखने का प्रयास करना है। और न्यायिक गुणांकन की शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों व कार्यपालिका अवैध आदेशों को शून्य घोषित करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अभी लोकतंत्र आधुनिक युग की सर्वाधिक स्वीकृत शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक संविधान के अंडों के तहत तरह जनमत संग्रह आधारित है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। लोकतंत्र का आधार केवल चुनाव कराना प्रतीकात्मक लोकतंत्र नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक समानता और नागरिक अधिकारों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। संविधानवाद संयुक्त सरकार की दार्शनिक रंगमंडल। इसका अर्थ यह है कि शासन वर्ग के पास असीमित शक्तियाँ नहीं हो सकती, उन्हें संविधान द्वारा स्थापित सीमाओं के कानून की शासन के अधीन रहकर ही कार्य करना होगा। संविधानवाद राजनीतिक निरंकुशता का निषेध करता है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में जनता अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। संविधानात्मक के प्रमुख संविधान
सिद्धांतों को निम्नलिखित सिद्धांतों के रूप में नीचे आपको समझाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझाया गया है, तो आपको समझने का प्रयास करना है। इसमें आपकी आती है मूल सिद्धांत और प्रमुख लाभ एवं सीमाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रादेशिक सीमा क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व क्या है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व क्या है। इसमें मूल सिद्धांत क्या है आपके, इसमें आपके मूल सिद्धांत क्या है, इसमें आपके मूल सिद्धांत क्या है, इसमें आपके प्रमुख लाभ 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 क्या है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके इसमें मूल सिद्धांत। देश को भौगोलिक क्षेत्रों में निर्वाचन विभाजित किया जाता है, जहाँ से एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है, यानी एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधित्व चुना जाता है। ला की बात करें, सरल प्रक्रिया होती है, प्रतिनिधि मतदाताओं के बीच सीधा संपर्क होता है। और सीमा की बात करें तो इसे अल्पसंख्यक मतों की अनदेखी मतों की बर्बादी होती है। लाभ सभी वर्गों को अल्पसंख्यक को उचित प्रतिनिधित्व मतों की न्यूनतम बर्बादी होगी। सीमा जटिल प्रकार के गठबंधन सरकारों के कारण राजनीतिक स्थिरता की समान होती है। लाभ विशेषता हितों में राष्ट्रीय एकता और व्यापक विमर्श को नुकसान करता है। सामाजिक न्याय की स्थापना और आसिया के समाजों का राजनीतिक सशक्तिकरण। सीमा लंबे समय तक जारी रहने पर समाज अलगवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने का भय रहता है। इस प्रकार आपका होता है सिलेबस कंप्लीट। निष्कर्ष आप सभी को पढ़ना है एक बार। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के मूल आधारों में स्पष्ट किया है कि राज्य की सत्ता और व्यक्तिगत कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करना ही राजनीतिक चिंतन का अंतिम उद्देश्य है। जहाँ तृतीय इकाई के अंतर्गत हमने स्वतंत्र समाधान नागरिक जीवन को मौलिकमय में बढ़ा। चतुर्थ इकाई में संसदीय देशात्मक प्रणाली शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का विभाजन। ठीक है, विभाजन आपको पृथक्करण का विभाजन करते हैं, आपको याद रखने का प्रयास करना है। और गतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उन अमूर्त दार्शनिक आदर्शों और मूल संस्थागत ढांचों के बीच नियंत्रण समन्वय और संतुलन बनाए रखना अपरिहार्य है। ठीक है, इस प्रकार आपका होता है यूनिट 2 का भी कंप्लीट होता है, यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गई, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई, यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई, आपकी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई। तो आपके बीच में 2 क्लासें हमने प्रोवाइड कर दी है। अब आपकी एक एग्ज़ाम से पास होगी आपकी क्लास। और आपकी एग्ज़ाम डेट कितनी रहने वाली है, एग्ज़ाम डेट आपकी लगभग 20 जुलाई से बाद में आपकी एग्ज़ाम होगी, लेकिन आपको भी एक महीने के लगभग आपके पास समय है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट की जरूरत है कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।